कहानी की शुरुआत में हम रिन को देखते हैं। आज रिन का 18th बर्थडे है। वह काफी खुश है क्योंकि आज वह अपने 10 साल पुराने क्रश को प्रपोज करने वाली है, जिसका नाम सियोजून है। रिन सियोजून को मिलने के लिए जाती है तो अपने लिए बर्थडे की डेकोरेशन देखकर काफी खुश हो जाती है, जो कि सियोजिन ने ही की थी। जैसे ही वह आगे बढ़ती है तो उसे सियोजिन दिखता है, जिसने अपने हाथ की नस को काट रखा है और वो उसने खुद को खत्म कर लिया है। यह देखकर रिन शौक में रह जाती है, क्योंकि जिसके साथ उसने पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वह एनिमल रेस्क्यू सेंटर में काम करती है। आज उसका बर्थडे है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिन एक डॉग को रेस्क्यू करने के लिए गई है। जब वो लोकेशन पर पहुंचती है तो देखती है ये तो उसका ही पुराना स्कूल था जिसमें सियोजून उसके साथ पढ़ता था। स्कूल को देखकर रिन को अपने पहले प्यार की याद आने लगती है और स्कूल से जुड़ी पुरानी यादें फिर ताजा हो जाती है। जब डॉग को ढूंढने के लिए रिन अंदर जाती है तो उसे सियोजून की बातें याद आ रही होती है, जिसमें वह दोनों एक कैमरे के लिए झड़ रहे थे। रिन को फोटो क्लिक करवानी थी पर सियोजून कैमरा नहीं दे रहा था। सियोजून उसे कहता है कि वह किसी भी चीज की फोटो ले सकता है लेकिन उसकी नहीं। रिन को गुस्सा आ जाता है और जैसे ही वह झगड़ा करने के लिए आगे बढ़ती है उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने वाली थी, लेकिन सियोजून ने उसे संभाल लिया था। इस मोमेंट को देख के उनके पीछे खड़े हुए दोस्त रोमांस करने के लिए कहते हैं, जिससे इरिटेट होकर रिन कहती है कि इस जैसे लड़के के साथ कभी भी रोमांस करना पसंद नहीं करेगी। अब इस बात पर सियोजून को और गुस्सा आ जाता है और वह फिर से झगड़ना शुरू कर देते हैं। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर वह डॉग को रेस्क्यू कर लेती है। अब रात हो चुकी थी तो तभी उसे एक फोटोशॉप दिखाई देती है जो कि उसके हाई स्कूल टाइम की थी। वहां पर वह सियोजून का पुराना कैमरा देखती है और वहां के ओनर से मिलकर कैमरा खरीदने के लिए कहती है। एक बार के लिए तो ओनर ने उसे मना कर दिया, पर जब वह बताती है कि वह सियोजून की दोस्त है तो ओनर उसे वह कैमरा दे देता है और कुछ फोटोज भी देता है। साथ ही साथ वह उसे कार्ड भी देता है जिसमें लिखा हुआ था कि हम पास्ट से सबक ले सकते हैं लेकिन उसे जी नहीं सकते। इसको पढ़ने के बाद वह जानने लगती है। तभी ओनर उसे कहने वाला था कि उसके लिए एक लेटर भी है, पर इससे पहले ही रिन चली जाती है। तो ओनर अपने आप को कहता है कि अच्छा ही हुआ वह लेटर ना पढ़े, क्योंकि उससे पढ़ने के बाद उसे सिर्फ रिग्रेट होगा। घर जाकर वह पुराने फोटोज देखती है तो उसे सियोजून का एक लेटर मिलता है जिसमें सियोजून ने रिन के लिए अपनी सारी फीलिंग्स कन्फेस की हुई थी कि वह उससे बहुत पसंद करता था। तभी रिन एक फोटो देखती है जिसपे 16 मई 2011 लिखा हुआ था। इसे देखकर रिन को याद आता है कि ये फोटो सियोजून ने मरने से एक दिन पहले ली थी। इस याद को बुलाने के लिए वह फोटो को जलाने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है और आंखें बंद करके भगवान से विश करती है कि मुझे बस एक बार सियोजून को देखना है। जब वो आंखें खोलती है तो वह टाइम ट्रेवल में 10 साल पीछे जा चुकी थी। उसे बाहर से सियोजून दिखता है। रिन जल्दी से बस से उतरकर उसका पीछा करने लग जाती है, क्योंकि अब वह ये मौका नहीं छोड़ने वाली थी। सीढ़ी पर चढ़ते वक्त वह गिर जाती है और उसके घुटने में चोट आ जाती है, पर वो अपनी चोट पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उससे ये लगा था कि ये सब एक सपना है। सियोजून फोटो स्टूडियो की तरफ गया। रिन भी पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है और सियोजून को देखकर खुश होती है। रिन दौड़ते हुए आकर उसके गले मिलती है और कहती है अगर ये सपना है तो उसे इस सपने में ही रहना है। सियोजून को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये इससे क्यों बिहेव कर रही है। इसके बाद सियोजून रिन को मेडिसेंटर ले जाता है, उसे फर्स्ट एड देता है, पर रिन को खुशी के मारे किसी भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा होता। रिन कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ एक सपना है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर सियोजून बोलता है कि क्या तुम अपना सर फोड़ कर आई हो, पर रिन तो बस स्माइल किए जा रही थी। इस वक्त वहाँ पर यूनसंग आता है जो रिन को क्लासरूम तक छोड़ने के लिए कहता है, बट रिन कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। यूनसंग उसकी बात नहीं मानता और उसे क्लास तक छोड़ने की जिद करता है, तो सियोजून वहाँ से अपनी क्लास में चला जाता है। रिन दौड़कर फिर से सियोजून की क्लास के बाहर आ जाती है, जहाँ वह उसे देखकर विंडो से क्यूट एक्सप्रेशन बनाती है। सियोजून देखकर काफी इम्प्रेस होता है और अपना मुंह छिपा लेता है। इससे पहले कि टीचर इनको देख लेता रिन छिप जाती है। टीचर के जानने के बाद रिन सियोजून की क्लास में जाती है और इसे लंच के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वह किसी काम की वजह से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। और रिन भी उसके पीछे जाना चाहती है, पर वह उसके मना करने पर भी उसकी साइकिल को रोककर उसके पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। फिर ये दोनों फोटोशॉप पर पहुंचते हैं जहाँ से सियोजून का कैमरा मिला था। रिन बोलती है कि वह ना उसका हर जगह पीछा करेगी। सियोजून ये सुनकर स्माइल करता है और वह दोनों अंदर जाते हैं। शॉप का ओनर रिन को देखकर कहता है कि तुम तो वही हो ना। रिन को उसकी बात समझ नहीं आती। ओनर सियोजून को कुछ फोटोज देता है। जब रिन फोटोज देखने की रिक्वेस्ट करती है तो सियोजून दिखाने से मना कर देता है। जब सियोजून थोड़ा साइड में होता है तो रिन छुपके से फोटोज देख लेती है और बहुत खुश होती है क्योंकि सारी फोटोज रिन की थी जो सियोजून ने चुपके से ली थी। सियोजून को आता हुआ देखकर वह वापस से फोटोज एनवेलप में डाल देती है। आम
खत्म होने के बाद सियोजून फोटोज लेकर बाहर चला जाता है। अब शॉप ओनर रिन को समझाने की कोशिश करता है कि वो पास्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करे, क्योंकि इससे उसका काफी नुकसान हो जाएगा। फिर बाहर जाकर रिन सियोजून की एक फोटो लेती है और साइकिल पर बैठ जाती है और सियोजून को टाइट से पकड़ लेती है। रिन सोचती है कि वह कभी भी सपने से बाहर ना आए, और तभी उसका सर घूमने लगता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो फिर से प्रेजेंट में पहुंच जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था मैंने अभी एक सपना देखा था जो कि जागने के बाद खत्म हो गया है। जब रिन ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है तो उसे अपने पैर का घाव दिखाई देता है जो सपने में लगा था। वह सोचती है ये घाव मुझे क्यों दिख रहा है। वह इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और ऑफिस चल पड़ती है। रास्ते में उसे यून संग मिलता है जो कि अब एक रिपोर्टर बन चुका था। रिन उससे पूछती है कि वह इतना सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहा है, तो यून संग मुस्कुराते हुए कहता है कि आज उसका इंटरव्यू है। रिन अपने पैर की चोट के बारे में यून संग से पूछती है कि तुम्हें याद है ये चोट कब और कैसे लगी थी। यून बोलता है कि हाँ ये तो बहुत ही पुरानी है, जो कि उसे स्कूल में गिर जाने की वजह से लगी थी और सियोजून मेडी सेंटर लेके गया था। रिन को याद था कि ये चोट उसे सपने में लगी थी, उससे पहले ये चोट नहीं थी। रिन जल्दी से दौड़कर घर आती है और अपने दोस्त को कॉल करती है, जिससे वह अपनी चोट के बारे में पूछती है। तो उसकी दोस्त कहती है यह चोट उसे हाई स्कूल में लगी थी और सियोजून उसे मेडी सेंटर लेकर गया था। यह सब सुनने के बाद वो अपना फोन निकालती है, जो उसने सपने के अंदर सियोजून का फोटो क्लिक किया था वही फोटो उसके फोन में मिल जाता है। रिन अब समझ गई थी कि वो कोई सपना नहीं था, वो पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकती है, सियोजून की जान भी बचा सकती है। इसके बाद वह यही सोचने लगती है कि आखिर वह पास्ट में कैसे जाए। तभी उसे वही जलती हुई फोटो याद आती है और उसे लगता है कि पास्ट में जानने के लिए उसके पास यही रास्ता है। इसके बाद वह फिर से एक फोटो को जलाती है और आंखें बंद करती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को फिर से पास्ट में पाती है और इसे सियोजून को ढूंढने के लिए निकल जाती है। सियोजून गार्डन में फोटो ले रहा था, तभी रिन उसके पास जाती है और उसे खुद की जान लेने के लिए मना करती है, पर सियोजून को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस बारे में बात कर रही है। सियोजून मुस्कुराते हुए कहता है तुम क्या डिटेक्टिव हो जो मुझ पे नजर रख रही हो। अगले सीन में जब सियोजून अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था तो रिन भी सामने बेंच पर बैठकर उसे खेलता हुआ देखने लग जाती है। सियोजून उसे बैठा हुआ देख लेता है और अपने दोस्त से पूछता है तुम्हें नहीं लग रहा ये आजकल अजीब बिहेव कर रही है। उसका दोस्त कहता है कि जब से उसके घुटने में चोट लगी है तब से ये ऐसी ही है। तो सियोजून कहता है शायद इसका दिमाग घुटने में होगा और वो दोनों हंसने लग जाते हैं। रिन को बैठा देखकर यूनसुंग उसके पास आता है। रिन उससे पूछती है कि वह बास्केटबॉल क्यों नहीं खेलता, जिस पर यूनसुंग कहता है कि अगर उसे पता होता कि वह यहाँ आएगी तो वह बास्केटबॉल जरूर खेलता, जिससे हमें पता लगता है यूनसुंग रिन के लिए फीलिंग रखता था। इसके बाद रिन उससे पूछती है कि सियोजून को बहुत पहले से वह जानता है, इसलिए उसे तो पता ही होगा आजकल वह किस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। पर यूनसुंग को रिन की अजीब बातें समझ नहीं आती। रिन फिर उससे पूछती है सियोजून ने इन दिनों कुछ अजीब सा कहा हो तुम्हें या फिर उसकी किसी से लड़ाई हुई हो। तो यूनसुंग कहता है कि सियोजून ने मुझे कुछ ऐसा नहीं बताया, लेकिन कुछ दिन पहले जब उसके क्लास का किम नाम का लड़का उसके ड्रावर में कुछ ढूंढ रहा था और जब उसे वह चीज नहीं मिलती तो सियोजून उसकी मदद के लिए कहता है, पर किम इस बात पर चिढ़ जाता है और उससे मदद लेने से इनकार कर देता है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। यूनसुंग रिन को कहता है कि उसे लाइब्रेरी में जाकर पता करना चाहिए सियोजून आजकल कैसी किताबें पढ़ रहा है। वह लाइब्रेरी के लिए निकल जाती है। यूनसुंग के साथ रिन को देखकर सियोजून जेलस फील करता है। इसके बाद जब रिन लाइब्रेरी पहुंचती है तो वह वहां हेमिन को देखती है जो कि सियोजून की सिस्टर थी, पर हेमिन रिन को नहीं पहचानती क्योंकि रिन से वो सियोजून के फ्यूनरल पर मिली थी। इसके बाद वह उसे सियोजून के रिकॉर्ड दे देती है और रिन लाइब्रेरी में सियोजून की बुक्स ढूंढने लग जाती है। उसको एक बुक मिलती है जिसे वो निकालने लगती है तो दूसरी बुक उसके सिर पे गिरने लगती है। अभी सियोजून आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। इसके बाद रिन की दोस्त सुजीन उसे सियोजून की ईमेल आईडी देती है। घर जाकर रिन आईडी खोलती है जिसका पासवर्ड वही था जो कि सियोजून ने आखिरी वक्त लाइब्रेरी में किताब पढ़ी थी। दूसरी तरफ सियोजून अपने घर पर अपनी सिस्टर हेमिन और अपनी मॉम के साथ खाना खा रहा था। तब उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारती है। इधर रिन को सियोजून की पोस्ट मिलती है जिससे रिन को पता लगता है कि सियोजून का अपनी मॉम के साथ रिश्ता ठीक नहीं है और आखिरी लाइन पढ़कर उसे पता चलता है कि सियोजून अडॉप्टेड है। यह पढ़कर रिन काफी सरप्राइज होती है। तभी फिर से रिन के सर में दर्द होने लगता है और वह वापस से प्रेजेंट में
में आ जाती है। यहाँ फिर से वो सियोजून की मेल आईडी ओपन करने की कोशिश करती है, पर उसके मेल आईडी का पासवर्ड नहीं लग रहा था। फिर उसके पास एक ही रास्ता था पूरी बात पता लगाने का, कि वो वापस पास्ट में जाए। वो एक और फोटो जलाती है और 10 साल बैक स्कूल क्लास में पहुंच जाती है। रिन फिर से वहाँ सियोजून का अकाउंट खोलती है और वहाँ अकाउंट खुल जाता है। वहाँ उसकी प्राइवेट पोस्ट में लिखा हुआ था कि वो इस फैमिली को कैसे अपनी रियल फैमिली मान सकता है और वो कैसे इन सब लोगों के साथ करीबी रिश्ता बना सकता है। यही सब सोचकर उसका दिमाग खराब रहता है, जिसको देखकर रिन सियोजून के पास जाती है। वो देखती है कि सियोजून अपनी मॉम के लिए मैसेज टाइप कर रहा है कि आज वो फ्री है, वो लोग डिनर पर जा सकते हैं। लेकिन सियोजून इस मैसेज को भेजने से काफी हिचकिचा रहा था, क्योंकि लास्ट वाले इंसिडेंट से वो बहुत शर्मिंदा था। रिन उसे यहाँ पर समझाती है कि उसे अपनी मॉम को कुछ भी कहने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, और वो सियोजून का फोन लेकर मैसेज सेंड कर देती है। इस पर तुरंत ही सियोजून की मॉम का रिप्लाई आ जाता है। वो हाँ कहती है डिनर के लिए। इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो पॉकेट से एक चिट निकालता है जिसमें रिन ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था। जब भी वो अपनी मॉम से बात करे तो एक स्माइल के साथ करे, अपनी मॉम की और उनके बीच की टेंशन को कम करे। इसे पढ़कर वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है और वैसे ही बिहेव करता है जैसे रिन ने उस चिट में लिखा था। अब उसके और उसकी मॉम के बीच की टेंशन कम होने लग गई थी। जहाँ उसकी मॉम रिन से पूछती है कि आज उसका दिन इतना अच्छा कैसे गया, तो वो रिन के बारे में बताता है कि वो लड़की थोड़ी सी बुद्धू है और बुलक्कड़ भी है। और इधर पीछे के टेबल पर बैठी हुई रिन उसकी सारी बातें सुन रही थी और गुस्सा कर रही थी, क्योंकि सियोजून अपनी मॉम से उसकी बुराई कर रहा था। फिर सियोजून और मॉम डिनर करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और रिन भी जल्दी से उठकर उनकी इच्छा करती है। इसके बाद रास्ते में जाते हुए सियोजून की मॉम बताती है कि हेमिन ने भी उन्हें डिनर पर इनवाइट किया था। तो सियोजून कहता है कि फिर उन्होंने उसे क्यों चूज किया, तो मॉम बोलती है कि क्योंकि तुमने उसे फर्स्ट टाइम इनवाइट किया था। सियोजून पिछली रात वाले इंसिडेंट के लिए अपनी मॉम से सॉरी कहता है, क्योंकि उसने गुस्से में उन्हें कह दिया था कि वो हमेशा से हेमिन को ज्यादा प्यार करते हैं और उसको नहीं। मॉम उसे बताती है कि हेमिन खो गई थी, वो हेमिन को बुलाने के लिए सियोजून को अडॉप्ट किया था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो उससे प्यार करने लग गए थे और वो उसे कभी भी नहीं खोना चाहते। ये सब सुनकर सियोजून भी उनसे माफी मांग लेता है और उनके बीच फिर से सब ठीक हो जाता है। रिन भी चुपके से इन लोगों को देखकर काफी खुश हो रही थी, जहाँ सियोजून उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है, क्योंकि रिन की वजह से उसकी और उसकी मॉम के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। वो सोचती है कि अब सब ठीक हो चुका है, इसलिए वो सियोजून अब नहीं मरेगा। पर तभी अचानक से उसके सर में तेज दर्द होता है और वो प्रेजेंट में पहुंच जाती है, जहां वो एल्बम में सियोजून की फोटो ढूंढती है, लेकिन उसे सियोजून का एक भी फोटो नहीं मिलता। यहाँ तक कि वो अपने फोन में सियोजून का कॉन्टेक्ट सर्च करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। अभी पीछे से रिन को सियोजून की आवाज सुनाई देती है और वो सियोजून को देखकर काफी हैरान हो जाती है, इसलिए वो दौड़कर सियोजून को हग कर लेती है और उसे बोलने लगती है कि उसने उसे बहुत मिस किया। सियोजून उसकी आंखों में आंसू देखकर कहता है कि वो उसे मिलकर इतने सरप्राइज क्यों हो रही है, वो दोनों तो रोज ही मिलते हैं ना। पहले सीन में हम सियोजून और रिन को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ रिन तो खाना खा ही नहीं रही थी, वो तो बस सियोजून को ही देख रही थी और काफी खुश हो रही थी। सियोजून के पूछने पर वो कहती है कि उसे खाते हुए देखकर उसका पेट भर गया। इसके बाद सियोजून उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। तभी उसे उसकी मेमोरीज याद आने लगती है, जिसमें उसने हाई स्कूल में सियोजून को कह दिया था कि वो उसे लाइक करती है और सियोजून ने उसे हाँ कहा था। तब से ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रिन अब अपने बेडरूम में जाकर सियोजून के बारे में सोच रही थी। तभी सियोजून रूम में आता है तो रिन उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ बेड पर सोएगा। सियोजून कहता है कि अगर वो नहीं चाहती तो यहाँ से जा सकता है, लेकिन रिन मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं था। अब अगली सुबह जब रिन उठती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि सियोजून उसके पास नहीं था। पर तभी वो बाहर से आता है और वो रिन को पूछने पर बताता है कि वो बाहर खाना लेने गया था। सियोजून को देखकर रिन की जान में जान आती है। सियोजून उसे बोलता है कि आज उसकी आफ्टरनून शिफ्ट है। अब क्योंकि रिन को उसके साथ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए वो भी उसके साथ रहने के लिए हाफ डे लीव ले लेती है और दोनों घूमने के लिए जाते हैं, साथ में लंच करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें रिन के लिए काफी स्पेशल थी, क्योंकि फिर से सियोजून की लाइफ का हिस्सा बन जाना उसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। लंच के बाद ये दोनों रिन के ऑफिस पहुंचते हैं, जहाँ पर सियोजून रिन को रिंग पहनाता है। रिन जाते हुए भी सियोजून को वार्न कर रही थी कि वो रोड पर ध्यान से चले और हर चीज का ध्यान रखे। इसके बाद जब रिन ऑफिस में होती है तो उसके कलीग उससे बोलते हैं कि वो तो अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने वाली थी और उससे शादी करने वाली थी। तो इस सब
का क्या हुआ। रिन को इस बारे में कुछ याद नहीं था, इसलिए वो एक फेक स्माइल देती है और कहती है हाँ वो तो जल्दी ही शादी करने वाली है। इधर सियोजून को जब काम से थोड़ा ब्रेक मिलता है तो वो रिन को कॉल करता है। रिन को तो पता ही नहीं था कि सियोजून डॉक्टर है, इसलिए वो उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। सियोजून बताता है कि हॉस्पिटल में ही होऊंगा ना मैं तो। सियोजून बताता है कि उसे एक पेशेंट को हैंडल करते वक्त थोड़ी सी चोट आ गई थी। ये सुनकर रिन को उसकी फिक्र होने लगती है, लेकिन सियोजून बोलता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रिन से रहा नहीं जाता और काम खत्म होते ही वो सीधा सियोजून के पास पहुंच जाती है और उसे जल्दी से अपने घाव दिखाने के लिए कहती है, जो कि सिर्फ एक छोटा सा घाव था। जब रिन खुद उसे देखती है तो उसे चैन मिलता है। तभी वहाँ पर उनका दोस्त आता है। इसके बाद इन तीनों को बैठ के दिखाया जाता है। तभी रिन कॉफी पे लिखे हुए नाम को देखती है और बोलती है ये तो हेमिन के कैफे की कॉफी है। तो उनका दोस्त हैरान होता है और पूछता है तुम किस हेमिन की बात कर रही हो। रिन बोलती है कि वो सियोजून की बहन के बारे में बात कर रही है। ये सुनकर सियोजून थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। तभी उसका दोस्त रिन को बताता है कि हेमिन की तो स्कूल टाइम में एक एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। ये जानकर रिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सियोजून उससे बताता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि जिस दिन वह अपनी मॉम के साथ डिनर पर गया था उसी दिन हेमिन का एक्सीडेंट हुआ था। अब घर आकर रिन को रिग्रेट हो रहा होता है कि अगर वो पास्ट में जाकर कुछ चेंज नहीं करती तो हेमिन का एक्सीडेंट नहीं होता। हेमिन को बचाने के लिए वो फिर से फोटो जलाकर पास्ट में जाती है और उसकी आंखें क्लासरूम में खुलती है। के बाद वो सियोजून के पास जाती है और उसके फोन से बिना कुछ देखे मैसेज भेज देती है और एक चिट दे देती है और कहती है कि उसके मन में जो भी आए उसकी मॉम को बोल दे। वो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि रात को हेमिन को बचा सके। रिन उस जगह पर पहुंचती है जहां पर हेमिन का एक्सीडेंट होने वाला था और जब वह एक बाइक को हेमिन की तरफ तेजी से आता हुआ देखती है तो वो जल्दी से दौड़ती है, पर अचानक से उसके कान में तेज दर्द होने लग जाता है। लेकिन वो हेमिन का एक्सीडेंट होने से रोक लेती है और फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ वो अपने फोन में हेमिन का कॉन्टेक्ट सर्च करती है तो उसमें हेमिन का कॉन्टेक्ट आ। इसके बाद वो फोटो एल्बम खोलती है तो देखती है कि उसमें सियोजून का एक भी फोटो नहीं था और उसके फोन में उसका नंबर तक भी नहीं था। ये देखकर वो बहुत रोती है, क्योंकि उसने फिर से सियोजून को खो दिया था। उसको पता चल गया था कि पास्ट में जाकर वो सबको बचा तो सकती है, लेकिन जब भी वो किसी एक को बचाएगी तो वो दूसरे को खो देगी। और अब सब कुछ पता करने के लिए वो यूनसंग से हेमिन के कैफे में मिलती है और उससे सियोजून की डेथ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगती है। यूनसंग उसे रिपोर्ट देते हुए बताता है कि उसके पेरेंट्स ने इन्वेस्टिगेशन बीच में ही रुकवा दी थी, यहाँ तक कि उन्होंने सियोजून की ऑटोप्सी भी नहीं होने दी। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन रोकनी पड़ी। पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में उसे गड़बड़ लगती है। यह देखकर रिन थोड़ी सी हैरान होती है। इसके बाद रिन यूनसुंग से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहती है। तभी हेमिन उनकी बातें सुनकर कहती है कि उनकी मॉम ने सियोजून की चीजें संभाल कर रखी है, इसलिए वो चाहे तो मॉम से ले सकती है। फिर रिन सियोजून की मॉम से मिलकर उसका फोन और कुछ चीजें मांगती है और मॉम भी उसे देने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिन सियोजून का फोन चार्जर करके उसे ऑन करती है, जहाँ पर वो अपनी और सियोजून की चेयर पड़ती है, जिसमें आखिरी मैसेज रिन का आई था, जिसमें उसने लिखा था कि उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तब तक वो उसको भेजा हुआ जूस पी ले। लेकिन उसे याद ही नहीं था कि ये मैसेज उसने उसे कब भेजा था। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जैसे कि उसका सियोजून को जूस ऑफर करने वाला मैसेज, उसके पेरेंट्स का केस को बंद करवाना और भी काफी सारी चीजें रिन को थोड़ी सी वियर्ड लगी, इसलिए वो इन पॉइंट्स को डायरी में लिख लेती है, जैसे वो हर एक पॉइंट को क्लियर कर सके। अब रिन को किसी की बात का यकीन नहीं था, इसलिए वो हर चीज अपनी आंखों से देखना चाहती थी। इसलिए वो फिर से एक फोटो जलाती है और पास्ट में पहुंच जाती है, जहां उसकी आंखें अपनी क्लास में खुलती है। रिन वहां पर बैठी हुई सुजिन का हाथ पकड़कर क्लास से बाहर ले जाती है और वो दोनों सियोजून का मैच देखने जाते हैं। रिन यहाँ पर एक लड़के को नोटिस करती है और सुजिन से पूछती है कि ये कौन है। सुजिन बताती है कि वो किम है और इस नेम से रिन को याद आता है कि ये तो वही है जिसके बारे में यूनसुंग ने उसे बताया था, जो कुछ ढूंढ रहा था और सियोजून पर चिढ़ गया था। तभी किम खेलते हुए सियोजून को धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से सियोजून के हाथ में चोट आ जाती है, लेकिन किम कहता है कि उसने धक्का नहीं दिया। इसके बाद रिन उसके पास आती है और उससे डांटने लगती है कि वो अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसके हाथ पर बैंडेज लगाते हैं। यहीं पर रिन नोटिस करती है कि सियोजून के लेफ्ट हैंड में चोट लगी है, तो वो अपना लेफ्ट हैंड कैसे काट सकता है। उसे अब समझ आ गया था कि सियोजून ने अपनी जान नहीं ली। इसके बाद हॉस्पिटल से जाते वक्त रिन सियोजून
सियोजून को बता देती है कि उसके बर्थडे के दिन उसकी मौत होने वाली है। ये सुनकर सियोजून को लगता है कि रिन उसके साथ मजाक कर रही है। अभी रिन कहती है बर्थडे के दिन शायद कोई तुम्हारा मर्डर करने वाला है। सियोजून को अब भी यही लगता है वो मजाक कर रही है। इतने में उनकी दोस्त सुजीन वहाँ आ जाती है और रिन को कहती है ये किम तो बड़ा ही सेल्फिश बंदा है, उसने ही धक्का दिया था और वो मान भी नहीं रहा। ये सुनकर रिन सोचती है कि उसे अब किम को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि वो सियोजिन को हेट करता है। इसके बाद रिन अपनी क्लास में बैठकर कातिल का पता लगाने के बारे में सोच रही थी। तभी सुजीन उसे सभी फ्रेंड्स के साथ खाना खाने के लिए इनवाइट करती है और सभी दोस्त रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। बाकी सब खाना लेने जाते हैं पर रिन अकेली बैठी रह जाती है। तभी उसे आइडिया आता है कि अगर सियोजून के कुछ रिसेंट में क्लिक की हुई पिक्चर्स को चुरा लेगी तो वो उन्हें जलाकर वापस से पास्ट में जा सकती है और उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़ा और टाइम मिल सकता है। ये सोचकर रिन सियोजून का बैग चेक करने लगती है जहां उसे सियोजून की क्लिक की हुई कुछ पिक्स मिल जाती है और उनमें से एक पिक वो निकाल लेती है। बस में सियोजून अपनी बैग चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके बैग में से एक पिक गायब है। ये देखकर वो जल्दी से बस रुकवाता है और उतरकर रिन के पास जाता है जहां वो देखता है कि रिन उस फोटो को जला चुकी थी पर इस बार कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी पास्ट में थी। सियोजून ये देखकर उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि क्या वो सच में फ्यूचर से आई है। इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां पर हम सियोजून को देखते हैं जो कि एक फोटो को जलाकर पास्ट में चला जाता है जहां रिन सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली थी। तभी सियोजून उसे बचा लेता है। फिर एक और पिक्चर जलाते हुए दिखाया जाता है जहां रिन को बाल लगने वाली थी पर एंड सही टाइम पर सियोजून आता है और उसे वहां भी बचा लेता है। अगले सीन में रिन एक साइकिल से टकराने वाली थी लेकिन सियोजून उसे वहां भी बचा लेता है। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है। ये सब बातें सियोजून रिन को बता रहा था। रिन कहती है इसका मतलब तुम टाइम ट्रेवल करके हमेशा से मेरी हेल्प करते आए हो। सियोजून रिन को कहता है कि तुम्हारे अजीब बिहेवियर की वजह से तुम पे मुझे काफी दिनों से शक था कि तुम भी टाइम ट्रेवलर हो और वो रिन को एडवाइस देता है कि वो पास्ट में टाइम ट्रेवल ना करे। जवाब में रिन बोलती है कि वो उसे बचाना चाहती है। वो बताती है कि कैसे सियोजून के मरने के बाद उसके लिए वो 10 साल काटने कितने मुश्किल थे। इसके बाद रिन को स्टूडियो में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। तभी उससे जमीन पर पड़े कुछ फोटोज दिखाई देते हैं। जब वो उसे उठाने के लिए झुकती है तो उसके ऊपर सेल्फ गिरने वाली थी। तभी सही टाइम पे सियोजून आकर उसे बचा लेता है और उसे बताता है कि ये सेल्फ उसके ऊपर इसलिए गिरी क्योंकि वो पास्ट में आई है। तब सियोजून उसे बताता है कि वो जब भी रिन को बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करता है हर बार उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। ये सुन रिन भी याद करती है जब से उसने टाइम ट्रेवल शुरू किया है उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, जैसे कि सीढ़ियों से गिरते टाइम चोट लगना आदि। इसके बाद जब वो बुक उठाने के लिए झुकती है तो उसको पता चलता है कि सेल्फ की एक टांग टूटी हुई है। रिन ये सियोजून को भी दिखाती है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि बाहर खड़ा यून सुंग उनकी बातें सुन रहा था और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सियोजून को पता चलता है कि रिन टाइम ट्रेवल कर रही थी। उसी समय यून सुंग भी वहीं पर था और टाइम ट्रेवल के बारे में वो उनकी बातें सुन रहा था। दूसरी तरफ हम सियोजून को देखते हैं जो कि फोटोग्राफी रूम की सेल्फ में कैमरा लगा देता है जिससे वो कत्ल के टाइम की फोटो ले सके। सियोजून उसे कहता है कि अगर उसे मर्डर की फोटो मिल गई तो वो उसे मेल कर देगा और 10 साल बाद भी रिन उसे देख सकती है। इसके बाद रिन प्रेजेंट में आ जाती है। वो प्रेजेंट में आकर अपना ईमेल चेक करती है। उसे सियोजून की मेल मिलती है और उसमें 10 साल पहले की वीडियो थी। उस वीडियो से पता चलता है मर्डर वाले टाइम किम वहाँ आया था। इसके बाद रिन यून सुंग को कॉल करती है और पूछती है कि किम आजकल कहाँ है। तो यून सुंग बताता है कि वो एक एक्सप्रेस कंपनी में काम करता है। इसके बाद रिन एक्सप्रेस कंपनी का नंबर निकालकर उन्हें कॉल करती है और किम के बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि वो अभी रिन की कंपनी में ही ऑर्डर देने के लिए आया है। ये सुनकर वो अपनी कंपनी में किम को खोजने लग जाती है। तभी एक डिलीवरी मैन डिलीवरी करके वापस जा रहा था। रिन उसे पहचान लेती है, वही किम था। इसके बाद वो कैफे पहुंचती है जहां पर यून सुंग उसका वेट कर रहा था और रिन यहाँ पर फाइनली उसे बता देती है कि सियोजून का कत्ल किम ने किया था। ये सुनकर वो पूछता है कि क्या उसने ऐसा करते हुए उसे देखा था। अब रिन उसे बताती है
कि कैसे उसने सियोजून की क्लिक की फोटो को जलाकर टाइम ट्रेवल किया और उन्होंने उस फोटोग्राफी रूम के बाहर एक कैमरा भी लगाया जिसमें किम की क्लिप कैप्चर हुई थी। यूनसुंग रिन को बताता है कि आज से 10 साल पहले जब तुम और सियोजून टाइम ट्रेवल की बातें कर रहे थे तब उसने उनकी बातें सुनी थी। अब यूनसुंग को समझ आ गया था कि ये टाइम ट्रेवल कर सकी है। इसके बाद यूनसुंग रिन को रिपोर्ट दिखाता है जिसमें लिखा था सियोजून की बॉडी के पास एक एनिमल ड्रग की बोतल मिली है। यूनसुंग बताता है कि शायद सियोजून को किसी ने धोखे से यही ड्रग पिला दिया होगा। रिन की कंपनी में भी आज यही ड्रग की बोतल आई हुई थी जो कि किम डिलीवर करके गया था। जब ये बात रिन को पता चलती है तो वो यूनसुंग के साथ किम की कंपनी में जाती है और वहाँ उन्हें किम की वैन दिखाई देती है। जब वो चेक करते हैं तो किम के बैग में उसे ड्रग की बोतल मिलती है। वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। तभी किम आ जाता है और रिन पर चाकू से अटैक करने लगता है, पर यूनसुंग वहाँ किम को रोक लेता है और वो उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर हम पुलिस को इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए देखते हैं जहाँ किम पुलिस से पूछता है कि क्या उसको उस लड़के के दोस्तों ने पकड़वाया है जिससे वो स्कूल में नफरत करता था। इतने में दूसरा इंस्पेक्टर वहाँ पर आ जाता है और किम से पूछता है कि क्या उसी ने सियोजून को मारा था, जिस पर किम कहता है कि उसने सियोजून को नहीं मारा पर उसने कातिल को देखा जरूर था। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जिसमें किम सेल्फ का लेग काटने के लिए फोटोग्राफी लैब में चला जाता है और वो देखता है कि अंदर सियोजून की सिस्टर हेमिन है जिसने सियोजून की सारी फोटोज जला दी थी और सियोजून के हाथ की नस भी काट दी थी। इसके बाद हमें हेमिन को दिखाया जाता है जिसे पुलिस बताती है कि उन्हें सियोजून के कत्ल का सस्पेक्ट मिल गया है जो कि किम है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें रिन और यूनसुंग कैफे में बातें कर रहे थे, तब हेमिन छिपकर उनकी बातें सुन रही थी। साथ ही जब रिन फोटो जलाने के लिए जाती है तब भी हेमिन उसका पीछा करती है और वो पाती है जली हुई फोटो पड़ी हुई थी, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि रिन सच में टाइम ट्रेवल कर सकती है। इसके बाद फ्लैशबैक का सीन खत्म होता है और हम देखते हैं कि हेमिन रिन के घर जाती है और उसकी फोटो जला देती है ताकि रिन टाइम ट्रेवल ना कर सके। लेकिन जब वो एक फोटो जलाने लगती है जो सियोजून की कैमरा से उसने खींची थी तभी उसका खुद पास्ट में टाइम ट्रेवल हो जाता है। हेमिन ने पास्ट में जाकर क्या किया ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ किम अपने हाई स्कूल टाइम में ही मर चुका था। रिन सोचती है कि अगर किम मारा जा चुका है तो सियोजून को जिंदा होना चाहिए था, लेकिन वो जिंदा नहीं था। इसका मतलब किम ने सियोजून को नहीं मारा था, किसी और ने मारा था। इसके बाद वह अपने घर जाकर उन 3 पिक्स को खोजने लगती है जिसमें से 2 फोटोज उसे मिल जाते हैं, लेकिन एक फोटो नहीं मिलती क्योंकि उसे तो हेमिन जला चुकी थी। अब वह एक फोटो जलाती है और पास्ट में जाती है जहां वो सियोजून को बताती है कि उसे किम ने नहीं मारा। अगर किसी ने किम को मारा है तो कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ा होगा। वो दोनों फोटोग्राफी रूम के बाहर लगे हुए कैमरा की फोटोज को चेक करते हैं और वो पाते हैं कि कैमरा वहां नहीं था, जिसे देखकर वह सोचती है कि कहीं यूनसुंग तो मर्डरर नहीं है क्योंकि कैमरास के बारे में बस उसे ही पता था। इसके बाद सियोजून कहता है कि इस बार भी ड्रग का यूज किया गया होगा जैसे कातिल हर बार करता है, इसलिए वो दोनों हर जगह ड्रग की बोतल ढूंढने लग जाते हैं और फाइनली पेपर कप के अंदर ड्रग की बोतल मिल जाती है। तभी रिन नोटिस करती है कि ये पेपर कप तो बिल्कुल उसी तरह क्रम्बल हो रखा है जैसे कि हेमिन करती है। तभी सियोजून बोलता है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस होगा और कैमरा भी किसी ने गलती से उठा लिया होगा। इसके बाद वो ये बोतल पुलिस को दे देते हैं और सियोजून रिन का हाथ पकड़कर चलने लगता है और रिन से पूछता है कि उसने पहली बार उसका हाथ पकड़ा है लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, जिस पर रिन कहती है कि वो फ्यूचर में ऑलरेडी 10 साल उससे डेट कर चुकी है, इसलिए उसे इसकी आदत हो गई है। इतने में एक बिल्डिंग पर लगा हुआ बैनर रिन पर गिरने वाला था पर सियोजून उसे बचा लेता है और वो बैनर उस पर गिर जाता है जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है। रिन उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि बैनर के गिरने से सियोजून की पसलियों में चोट आई है। तभी रिन को पुलिस की कॉल आती है और वो कहते हैं कि सिर्फ एक ड्रग की बोतल से वो ये नहीं पता लगा सकते किम के कत्ल में वो यूज हुई है या नहीं, क्योंकि पता लगाने के लिए किम की ऑटोप्सी करनी होगी जिसकी परमिशन किम के पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं। इसके बाद वो फोन काट देती है। अब पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी तो सब इन्वेस्टिगेशन रिन को ही करनी थी, इसलिए वो अपनी दोस्त सुजीन को कॉल करती है और उसे बताती है कि हमने स्टूडियो रूम में कैमरा लगाया था, उसको तुम सभी ढूंढो। अब सुजीन और उसका बॉयफ्रेंड और
यूनसुंग कैमरा ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सियोजून की तबीयत पहले से काफी ठीक हो चुकी है। रिन उसे देखकर रोने लगती है तो सियोजून उसे हक करने लगता है, पर वो उसे हक नहीं कर पाता क्योंकि उसे चोट लगी हुई थी। वो रिन को बताता है कि ये बैनर उस पे इसलिए गिरा क्योंकि हम पास्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तभी यूनसुंग कॉल करके रिन को बुलाता है क्योंकि उसे कैमरा मिल गया था। जब वो सभी कैमरा की रिकॉर्डिंग देखते हैं तो सरप्राइज रह जाते हैं क्योंकि कत्ल होने से पहले किम फोटोग्राफी रूम में गया था और ठीक उसी समय रिन की दोस्त सुजिन उसके पीछे गई थी। ये देखकर सुजिन साफ साफ मना कर देती है कि वह इस वीडियो में नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था क्योंकि क्लिप में जो लड़की दिखाई दे रही थी उसने सुजिन की स्वेटर पहनी थी और हेयर बैंड भी उसका था। आगे हम देखते हैं कि पुलिस अब सुजिन को पकड़ कर ले जाती है। पुलिस सुजिन को वो स्वेटर और हेयर बैंड दिखाकर उससे पूछती है कि क्या वो उसी के हैं, तो सुजिन हाँ कहती है। पर जब उसे वो फुटेज दिखाया जाता है तो सुजिन कहती है कि मैं इस फुटेज में नहीं हूँ, वो कोई और लड़की है। पुलिस उससे पूछती है कि वो मर्डर के वक्त कहाँ थे, तो सुजिन बताती है कि उस वक्त मैं घर पे जा रही थी और एक डिलीवरी मैन ने भी उसकी हेल्प की थी। बाद में डिलीवरी मैन मिल जाता है और सुजिन निर्दोष साबित हो जाती है। इसके बाद रिन पूरी सिचुएशन को इमेजिन करती है जिसमें वो सोचती है कि पहले कातिल टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आया होगा, फिर उसने सुजिन का स्वेटर और हेयर बैंड चुराया होगा और जब किम फोटोग्राफी रूम में होगी तब वह सुजिन की तरह बनकर किम की ड्रिंक में ड्रग मिलाकर उसे मार दिया होगा। जब रिन मिरर के पास पहुंचती है तब मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखती है और उसे एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो उस क्लिप को फिर से देखती है जिसमें कातिल जब मिरर के पास से गुजरा उसकी रिफ्लेक्शन हम देख पाते हैं और उस रिफ्लेक्शन में हेमिन थी। ये देखकर सियोजून और रिन शौक में रह जाते हैं। सियोजून तो ये देखकर रोने लग जाता है और सोचता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर पुलिस हेमिन को पकड़ के ले जा रही है। इसके बाद हमें हेमिन का बचपन दिखाया जाता है। हेमिन बचपन में खो गई थी, उसे सभी बच्चे अनाथ बोलते थे पर वो कहती थी कि मैं अनाथ नहीं हूँ। उसे पता था कि उसके पेरेंट्स जिंदा है। इसके कुछ सालों बाद हेमिन को एक पेम्पलेट लगा हुआ दिखाई देता है जिसमें उसके बचपन की तस्वीर पर मिसिंग लिखा हुआ था और इसके बाद उसके पेरेंट्स उसको घर ले जाते हैं जहाँ वो पहली बार सियोजून को देखती है। जब वो घर के अंदर जाती है तो उसे एक केक दिखाई देता है जिसके नीचे एक फोटो पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे सियोजून और उसे पता चलता है कि सियोजून का बर्थडे उसी दिन है जिस दिन वो खो गई थी। उसे लगता था कि सियोजून ने वो लाइफ जी है जो उसकी थी, इसलिए वो सियोजून को इतनी हेट करती थी। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोजून जिंदा था रिन के साथ। रिन सोचती है कि हेमिन पिछले 10 साल से जेल में है और सियोजून अभी भी जिंदा है। इसका मतलब हेमिन ने ही सियोजून का कत्ल किया था, लेकिन वो अब जेल में है तो सियोजून सेफ है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिन की कलीग उसे बताती है कि उनकी कंपनी में एक नई लड़की एज वॉलेंटियर काम करने आई है। जब वो उसका नाम पता करती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि वो लड़की हेमिन थी। इसके बाद रिन सियोजून को कॉल करके बताती है कि हेमिन जेल से छूट गई है। जब रिन घर पहुंचती है तो हेमिन पहले से घर पर थी। वो रिन को ड्रग इंजेक्ट कर देती है जिससे रिन बेहोश होने लग जाती है। इसके बाद हेमिन वहाँ पड़ी एक फोटो जलाने लगती है ताकि वो पास्ट में जाकर मर्डर के सबूत मिटा सके जो किम को मारते वक्त उससे छूट गए थे। लेकिन तभी रिन को थोड़ा होश आता है और वो हेमिन का पैर पकड़ लेती है। जैसे ही फोटो जलती है हेमिन के साथ रिन भी पास्ट में चली जाती है जहाँ रिन का बर्थडे वाला दिन होता है। दूसरी तरफ हेमिन वहाँ पहुँचती है जहाँ उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। तभी हेमिन वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ रिन कॉल करके सियोजून को बताती है कि हेमिन पास्ट में आ चुकी है और वो मर्डर के सबूत मिटाने आई है। फिर रिन और सियोजून दोनों उस चाकू को ढूंढने लग जाते हैं जिससे हेमिन ने किम को मारा था। तभी रिन के हाथ से एक कैमरा गिर जाता है, वो उसे वहीं वापस रख देते हैं लेकिन उनको चाकू नहीं मिलता वहाँ पर। तभी रिन को स्कूल में कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो चाकू उनके पास था जो कि स्कूल से अपना आस्क पूरा करने के लिए लेके आए थे। रिन वो चाकू ले लेती है। इधर हेमिन स्कूल पहुंच चुकी थी और वो एक लड़के को सियोजून के पास भेजती है जो उसे कहता है कि रिन ने उसे छत पर बुलाया है। सियोजून जब छत पर जाता है तो हेमिन उसे ड्रग इंजेक्ट करके बेहोश कर देती है और सियोजून के फोन से रिन को छत पर आने के लिए मैसेज करती है। जैसे ही रिन छत पर आती है तो सियोजून बेहोश पड़ा था और हेमिन ने उसके गले पर चाकू लगा रखा था। अब हेमिन रिन को चाकू देने के लिए कहती है जो कि किम के मर्डर का सबूत था। रिन उसे वो चाकू दे देती है। तभी सियोजून को होश आ जाता है और वो हेमिन को धक्का दे देता है, जिसके बाद हेमिन चाकू से सियोजून को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी रिन उसे पकड़कर छत से जंप कर जाती है और गिरते गिरते रिन सियोजून के साथ बिताए पलों को याद करती है। ऐसे वो अपनी जान देकर सियोजून को बचा लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रिन के मरने से उसके सभी दोस्त काफी उदास थे। यूनसुंग भी काफी उदास था क्योंकि वो रिन के लिए फीलिंग रखता था। दूसरी तरफ हेमिन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो गिरने की वजह से कोमा में चली गई है। इधर सियोजून घर पर रिन की फोटो ढूंढता है और उसे जलाता है पर वो पास्ट में नहीं जा पाता। इसके बाद वो स्कूल जाता है जहाँ हर जगह उसे रिन दिखाई दे रही। वो हर पल रिन को याद कर रहा था और एंड में वो फोटो
फोटोग्राफी रूम में जाता है और अपने हाथ की नस काटने लगता है। तभी उसको याद आता है कि चाकू ढूंढते वक्त रिन के हाथ से सेल्फ से कैमरा गिरा था और उसमें एक फोटो क्लिक हुई थी। वो उस कैमरा को ढूंढता है और फोटो प्रिंट निकाल लेता है और उसे जला के पास्ट में आ जाता है। तभी उसको रिन की कॉल आती है और वो कहती है कि हेमिन इन्वेस्टिगेशन से भाग गई है, इसलिए वो किम के मर्डर का सबूत ढूंढने स्कूल आ रही है। और सियोजुन उसे स्कूल आने के लिए मना कर देता है। इसके बाद सियोजुन किम के मर्डर वाला चाकू ढूंढता है और फोटोग्राफी रूम में चला जाता है, जहाँ हेमिन भी चाकू ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। सियोजुन हेमिन को कहता है कि वो फ्यूचर से आया है जहाँ तुम कोमा में हो, इसलिए तुम्हें ये सब रोक देना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानती और सियोजुन पर हमला कर देती है। लेकिन सियोजुन उसे धक्का देकर बच जाता है और वो उसको मारने वाला था, पर वो ऐसा नहीं करता और हेमिन मौका देकर सियोजुन को चाकू मार देती है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सियोजुन के साथ रिन थी और वो सोच रही थी कि एक दिन निकल गया है और अभी तक वो फ्यूचर में क्यों नहीं गई। तब उसे याद आता है कि सियोजुन ने उसे कॉल करके स्कूल आने के लिए मना किया था। शायद सियोजुन फ्यूचर से आया होगा जहाँ मैं मर चुकी हूँ, शायद इसलिए वापस से मैं फ्यूचर में नहीं जा पा रही। दूसरी तरफ हेमिन को पुलिस फिर से पकड़ कर ले जा रही थी। तभी वो हाथ चुराकर वहाँ से भाग जाती है और एक कार के सामने आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इधर सियोजुन की हालत काफी ठीक हो चुकी थी, जहाँ रिन और वो दोनों काफी खुश थे। इसके बाद हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रिन पहले की तरह अपने दोस्तों के साथ थे। यून सुंग भी रिन से मिलता है और पूछता है कि उसने उनकी बातें सुनी थी, क्या वो सच में फ्यूचर से आई है। तो रिन कहती है हाँ वो फ्यूचर से आई है और वो पूछता है कि क्या फ्यूचर में मैं और तुम दोस्त हैं। रिन कहती है हाँ वो फ्यूचर में भी उसका काफी अच्छा दोस्त है। इस तरह से उनकी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो गई और अब सियोजुन भी जिंदा था इस टाइमलाइन में। इसके बाद हमें एक शख्स दिखाया जाता है जो एक कैमरा और रील शॉप वाले को देता है, जिसे देखकर शॉपकीपर स्माइल करने लगता है। इसका मतलब वहाँ और भी कोई है जो टाइम ट्रेवल कर सकता है। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।